हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो यहाँ पे हम देखेंगे रीइंफोर्समेंट के लिए आपको किस तरह से समझना है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज अ वर्क मेथोडोलॉजी फॉर द रीइंफोर्समेंट। फिर से हम वर्क मेथोडोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट इज यहाँ से, ओके, मेथोडोलॉजी। प्री कॉन्क्रीट चेक्स इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट शैल बी रेज फॉर क्लियरेंस ऑफ पोर। Next is reinforcement. Reinforcement use shall be clean and free of rust, mud and oil. It must be stacked in specified over a elevated platform. मतलब जब आपका रीबार आएगा साइड पे, आप ऐसे नहीं कि जहाँ पे आपको मर्जी लगेगा आपको नहीं रखना है, राइट। लोकल कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ऐसे ही करते हैं, जहाँ पे वो आएगा वहीं पे उतार के चला जाएगा। पर जब बड़े कंपनी में हम वर्क करेंगे, आपको एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म बनाना, मतलब जमीन से थोड़ा एक 100 या 200 mm के ऊपर एक छोटा सा प्लाईबोर्ड या आप कोई भी एक प्लेटफॉर्म बनाओ, और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको रीइंफोर्समेंट बार को आपको स्टोर करके रखना है, और आपको एक गोडाउन में स्टोर करके रखना है, सो दैट इट इज नॉट एक्सपोज टू एनवायरमेंट एंड ऑल। ठीक है, या हाँ। फॉर एवरी 50 metric ton batch of reinforcement so arrived, physical and chemical tests need to be carried out to ensure that it conform with standards specified in the IS code। मतलब जब हर एक 50 metric ton का जब एक बैच आएगा आपका रीबार का, तो आपको ना, जैसे हमने सीमेंट का टेस्टिंग किया था, वैसे आपको रीबार का भी टेस्टिंग करना होगा। अगर मान लो आपने FE 500 ग्रेड का रीबार यूज मंगवाया, तो आपको उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ देखना है, आपको उसमें इलोंगेशन कितना आ रहा है वो भी देखना है, फिर आपको उसमें कितना कार्बन कंटेंट है वो भी आपको देखना है, क्योंकि आपके आपके पास ना एक पूरा मटेरियल का लिस्ट आ जाएगा कंपनी की तरफ से कि इस वाले बैचिंग में, या मतलब इस वाले रीबार में ये सारी केमिकल कंपोजिशन से इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ इतना आएगा, ये सारी चीज। तो आपको थर्ड पार्टी का टेस्टिंग करना पड़ेगा, ताकि आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि हाँ, जो आपने मंगवाया है इट्स अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी, और इट्स ऑफ अ गुड क्वालिटी, और आप इसको कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हो। ठीक है। Reinforcement shall conform to the details given in the bargaining schedule, which in turn must be prepared from the GFC drawing। मतलब जो भी रिइंफोर्समेंट आपको यूज करना है, 10 डायमीटर का, 12 का, 15 का, सॉरी 16 का, 20 का ग्रेड, एवरीथिंग विल बी मेंशन इन द ड्राइंग। अकॉर्डिंग टू दैट हमें क्या करना है, रीबार को मंगवाना है। और जो भी आप बारबेंडिंग शेड्यूल बनाओगे वो तो हम GFC ड्राइंग से मंगवा कराएंगे। GFC मतलब गुड फॉर कंस्ट्रक्शन। जब आप साइट पे काम करते हो, आपके पास जो ड्राइंग आएगा साइट पे वर्क करने के लिए, इट्स अ फाइनल ड्राइंग विच इज कॉल्ड एज GFC ड्राइंग, विच इज कॉल्ड एज गुड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग, और उसी से हम बारबेंडिंग शेड्यूल को बनाएंगे। ठीक है। चलो नेक्स्ट आएंगे कॉलम फुटिंग और फाउंडेशन की तरफ। द कटिंग ऑफ reinforcement for footing mesh bar has to be done considering for the allowance of L and cover on all the side, and mesh needs to be tied properly with the help of binding wire of 18 gauge at every junction। मतलब क्या है, देखो L शेप, मतलब जब आप फुटिंग का BBS बनाते हो तो फुटिंग का बार ऐसा लगेगा, राइट। तो ये आपका एल हो जाएगा। तो जो भी आपको एल का हाइट देना है वो पता है, ऊपर का कवर और नीचे का फुटिंग का कवर माइनस करना है, तब जाके आपको एल मिल जाएगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा है, कवर ऑन ऑल द साइड। एंड जब हम इसको बांधेंगे सही से, बाइंडिंग वायर से हमें इसको हर एक जॉइंट पे बांधना है, और बाइंडिंग वायर का जो गेज रहेगा वो आपका 18 गेज का आपको यूज करना है। द कटिंग ऑफ कॉलम बार, सिंगल रिंग और डबल रिंग ऑफ रिक्वायर्ड लेंथ नीड टू बी डन बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। द रिंग शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन द फिटर्स प्लेटफॉर्म। फिटर्स प्लेटफॉर्म मतलब जहाँ पे बार बंडर काम करेगा ना, वहां पे एक प्लेटफॉर्म रहेगा, इट्स कॉल्ड एज फिटर्स प्लेटफॉर्म। कंसिडरिंग द विड्थ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कॉलम आफ्टर डिडक्टिंग द कवर फ्रॉम द सेम। मतलब अगर मुझे स्टीरअप का BBS बनाना है, बीम का BBS बनाने, फॉर एग्जांपल स्टीरअप के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप, मैं आपको जल्दी से एक असाइनमेंट दूंगा, वैसे आपको पता है। मान लो मेरा बीम का साइज है 300 बाई 300, ठीक है। मुझे बताओ इसका, जब आप BBS बनाओगे इसका कटिंग लेंथ कितना होगा, 300 बाई 300, 300 और 300। तो दोनों दोनों तरफ से आप क्या करना, अपना कवर को माइनस करो। बी में तो 25 mm का निकालोगे, लेफ्ट की तरफ से 25, राइट की तरफ से 25, 25 25 मतलब 50 चला जाएगा। तो 300 में 50 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 250। तो एक्चुअली आपका BBS बनेगा 250 में 250, मतलब 250 आपका ऊपर का, प्लस 250 आपका नीचे, और नीचे वाला पोर्शन प्लस 250 आपका राइट लेफ्ट की पोर्शन, प्लस 250 आपका राइट की पोर्शन, प्लस आपका जो 135 आपका जो हुक है वो 10 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार होगा। मान लो आप 10 डायमीटर का बार यूज कर रहे हो, प्लस 10 × 10 100 हो जाएगा, प्लस 10 × 10 आपका 100 हो जाएगा। वैसे आपको पता है सारी चीज, मैं आपको फिर एक बार समझा रहा हूँ, बस इतना ही डिफरेंस। ठीक है, चाहे तो मैं आपको, अगर किसी को डाउट है तो देखो ये आपका स्टीरअप है, ठीक है। और हम्म, ये आपका हुक है जो 10 टाइम्स द D रहेगा, जो आपका 10 टाइम्स द D रहेगा, ठीक है। और ये अपना कितना आ रहा है, ये आपका 250, 250, 250, 250, और ये आपका 100, और ये भी आपका 100 है, ये आपका 100 है, मैंने 10 लिखा है, 100।
आपको बेंड डिडक्शन करना है, इसके साथ आप बेंड डिडक्शन भी कर लो। पता है बेंड डिडक्शन, एक 90 डिग्री का बेंड इधर आएगा, ये दूसरा है तीसरा, और यहाँ पे आपका 135 डिग्री का बेंड आएगा, जो आपको 3D और 3D 6D आपको माइनस करना है, और यहाँ पे 2D एंड 2D टोटल 6D, और यहाँ पे 3 3 6, तो टोटल 15D आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इतना क्लियर है? तो ये सारी चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है। बेस्ड ऑन दैट यू आर सपोज टू डू। Footing mesh should be kept in footing shuttering with a column base tied to its center with a binding wire. The center of footing should be matched with the कितना, कहाँ पे? The center of footing should match with the column marking, right? The mesh of the footing, proper cover should be maintained from all the side as well as from the bottom. ठीक है, सिंपल। दो जो हमने किया था ना, उसका मेथोडोलॉजी है। तो आपके जब आप कंपनीज में वर्क करेंगे इस तरह से मेंशन किया जाएगा। बस आपको समझाने के लिए मैं ये सारी चीज बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इज स्लैब और बीम। Based on the drawings so provided, exact measurement of reinforcement cutting length should be determined and cut accordingly. For continuous slab, consider the projection of bent up bar in adjacent slab while calculating the cutting length of the slab. The cut bar should be stored in bunches, slab wise and beam wise, and transferred to the respective slab before commencement of the work. मतलब जो भी कटिंग लेंथ आपको निकालना आप निकाल लो। और जैसे हमने देखा था, अगर B1 बीम है तो उसके उसमें कितना रिइंफोर्समेंट लगेगा, उस बीम के पास में हम रखेंगे B2 B3 B4, इस तरह से अलग अलग हम रखेंगे, ताकि हमें इजी हो जाएगा काम करने में। बिफोर प्लेसिंग द रिइंफोर्समेंट, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द बार शुड बी चेक ऑन द स्लैब प्लेट्स विद हेल्प ऑफ अ चॉक। वंस मार्किंग इज डन, द रिइंफोर्समेंट मस्ट बी प्लेस एज पर द मार्किंग। ऑलरेडी हमने किया था, याद है ना? स्लैब का मार्किंग मैंने आपको पूरे चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। Place a distribution steel on the main reinforcement, and every junction should be tied with the binding wire properly. Bent up bar should be bent at the required length from the support as per the type of the slab, that is continuous or simply supported etc. Simply supported slab सब होता नहीं है कभी भी। ठीक है, L/4 पे आपको क्रैंक का लेंथ लगाना है, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया। प्लेस द चेयर्स अंडर एवरी बेंट अप बार। क्यों? क्योंकि बेंट अप बार है तो ऊपर जाएगा, तो वहां पे एक ऊपर में बॉटम में रहेगा। अगर हम चेयर नहीं रखेंगे दोनों के बीच में, आपको जो ऊपर वाला बैच है बार है वो नीचे दब जाएगा। अगर नीचे दब जाएगा तो क्या होगा, जो आपको ऊपर दिया था नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, मतलब नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए, वो रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ऊपर आपकी क्रैक्स आ जाएंगे। ठीक है, टू मेंटेन द टॉप रिइंफोर्समेंट एट द टॉप, bent up should be lifted considering the slab cover and slab thickness as provided in the drawing. All concealed beams should be placed such that center of the concealed beam should be considered and center of proposed wall on that beam. Ring of concealed beam should be bound such that it is 25 mm less than the thickness of the slab. कंसील्ड बीम मतलब कुछ नहीं होता है। देखो नॉर्मल में क्या होता है, ये आपका स्लैब है, ठीक है, मान लो ये आपका स्लैब है। तो हम स्लैब में क्या करते हैं, इस तरह से हम बीम्स को प्रोवाइड करेंगे। तो एक आपका बीम इधर आ जाएगा, आपका एक और बीम इधर आ जाएगा, इधर एक और बीम आ जाएगा, और इधर एक और बीम आ जाएगा, ये नॉर्मल बीम से। अब थोड़े टाइम में क्या होता है, आपको ना यहाँ पे ना एक बीम देना है आपको, इस तरह से बीच में एक आपको बीम देना है। पर अगर हम बीच में एक बीम देंगे तो क्या होगा, ये बीम आपके नीचे दिखेगा। अगर मैं ऊपर देखूंगा तो मुझे ये बीम दिखेगा। तो आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से उतना अच्छा नहीं लगता आपके रूम। तो हमें क्या करना पड़ता है, इन दैट केस वी हैव टू गो विद कंसील्ड बीम। कंसील्ड बीम मतलब क्या होता है, ये जो बीम आप लगाते हो ना, ये तो आपके स्लैब के साथ चला जाता है। ये सारे जो बीम से क्या होगा, बीम नीचे रहेगा, बीम के जैसे ये आपका बीम है, हाँ ये आपका बीम है, बीम के ऊपर आपका स्लैब आता है। ठीक है, अब एक कंसील्ड बीम में क्या होगा, ये आपका स्लैब है, इस स्लैब के साथ ही हम बीम को कास्टिंग करेंगे। इस स्लैब है, इस स्लैब के अंदर ही मेरा बीम चला जाएगा। इट्स कॉल्ड एज कंसील्ड बीम और हिडन बीम। तो मैं इसको हिडन जैसे ही बना दूं, फिर से हिडन बीम, तो इसके अंदर ही चला जाएगा, आपको दिखेगा भी नहीं, वो नीचे दिखेगा भी नहीं। क्यों करना है इस तरह से, अगर मान लो आपने एक फ्लोर बना दिया और जहां पे आपका कंसील्ड बीम है वहां पे आपको पार्टीशन वॉल बनाना है, तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, इस तरह से कंसील्ड बीम को लगाते हैं। क्यों? अगर मैं बीम नहीं लगाऊंगा, जब मुझे देखो ये मेरा स्लैब है, ठीक है, मुझे कंसील्ड बीम यहाँ पे देना है। अगर मैं बीम यहाँ पे दे दूं तो नीचे दिखेगा, तो गंदा दिखेगा आपका रूम। तो मैं इसी बीम को इस स्लैब के अंदर लगा दूंगा। ठीक है, तब क्या होगा, नीचे कुछ भी दिखेगा नहीं दिखेगा। अब ये लगाने का फायदा क्या है, लगाने का ये फायदा है कि मुझे ना इसी लेवल पे यहाँ पे मुझे एक ब्रिक वर्क बनाना है। शायद अब ये पूरा एक स्लैब इतना बड़ा रूम है, ये मेरा ग्राउंड फ्लोर का रूम है। फर्स्ट फ्लोर में मुझे इतना बड़ा रूम नहीं चाहिए, मैं इस रूम को दो पार्ट कर दूंगा। तो मुझे एक पार्टीशन वॉल चाहिए, यहाँ पे एक पार्टीशन वॉल चाहिए, मतलब मुझे ब्रिक वर्क लगाने। अगर ब्रिक वर्क में डायरेक्टली स्लैब के ऊपर लगाऊंगा तो स्लैब के ऊपर वो ब्रिक वर्क का लोड आएगा, विच इज नॉट अ गुड वे ऑफ प्रैक्टिसिंग। तो हम क्या करेंगे, एक कंसील्ड बीम को लगाएंगे। तो इस स्लैब के साथ हम बीम लगाएंगे, और जहां पे बीम हमने लगाया उसी के ऊपर हम ब्रिक वर्क करेंगे। तो क्या ब्रिक वर्क का जो लोड है डायरेक्टली बीम के ऊपर जाएगा, एग्जैक्टली exactly।
और जो बीम का लोड है वो आपके स्लैब के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड विल टेक प्लेस। अगर आप कंसील्ड बीम नहीं दोगे तो क्या होगा, होगा कुछ नहीं, आपको उसी हिसाब से आपके स्लैब को डिजाइन करना है। तो वी डोंट वांट टू डू दैट, तो हम कंसील्ड बीम को लगा देंगे। एंड कंसील्ड बीम इज नॉट रिटन एनीवेयर, ये कोई डिजाइन नहीं लिया, कहीं पे भी इसका डिजाइन सब मेंशन नहीं किया है। इट्स अ नॉर्मल कंसल्टिंग प्रैक्टिस व्हाट वी ट्राई टू डू, ठीक है। चलो, जितना आपका डेप्थ रहेगा स्लैब का, अगर डेप्थ आपका स्लैब का 150 है तो कंसील्ड बीम भी 150 mm का ही रहेगा, ठीक है। चलो, तो ये हो गया, यहाँ तक हो गया। फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन, अ टैग शुड बी टाइड ऑन द बंच ऑफ बार और बार शुड बी मेड रेडी बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द वर्क। मतलब जो मैंने आपको समझाया था, स्लैब के टाइम पे देखो बहुत अलग अलग पैनल रहेगा, तो आप ना एक अलग अलग बैच बना के रखना कि ये आपका S1 स्लैब में लगेगा, ए बार आपका S2 स्लैब में लगेगा, ए बार आपका स्लैब नंबर 3 में लगेगा। तो इसलिए बता रहा है कि आप एक टैग बना के रखो। देन कटिंग ऑफ रिंग शुड बी डन। रिंग शुड बी प्रिपेयर्ड आउट ऑफ द कट बार्स ऑफ slab if adjusted. Beam will bound on the slab top with hanging position at the column end along with the bent up bar. Down the bound downing मतलब नीचे लेके जाना, down the bound beams to the shuttering of the beam. Place these beams with proper anchorage in the end column. This is very important. क्या लिख रहा है? Place these beams with a proper anchorage in the end column. For continuous beam, bent up bar should be properly extended in the adjacent beam and tied with binding wire. इसका मतलब क्या है? Place these beams with proper anchorage in the end column, मतलब अगर मैं ये मेरा कॉलम है, तो मेरा ये दो मेरा कॉलम है, तो हमें क्या करना है, जो बीम का रिइंफोर्समेंट है ना, हमें इस तरह से लाना है, ला के हमें इस तरह से अंदर लेके जाना। याद है ना, मैंने कहा था थोड़े लोग क्या करते, इस तरह से नहीं करते, वो बस क्या करेंगे, बीम का सरिया लाएंगे और कॉलम के ऊपर ऐसे रख देंगे, विच इज नॉट गुड। आपको इस तरह से एल में मोड है, दैट इज डेवलपमेंट लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ। सो दिस इज कॉल्ड एज प्रॉपर एंकरेज इन द एंड ऑफ द कॉलम, आपको करना है, ठीक है। तो बहुत सारे लोकल कंस्ट्रक्शन में लोग ना इतने आलसी है कि वो एल भी नहीं देते, तो एल आपको कभी भी देना है, तभी जाके वो फिक्स्ड एंड मोमेंट्स बनेगा, तब जाके आपका बीम का लोड कॉलम के ऊपर ट्रांसफर होगा। नहीं तो सिंपली सपोर्टेड बन जाएगा, तो वो लोड ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। चलो, proper cover must be provided at the bottom and side of the reinforcement of the slab. Beam has provided in the specification, beam में 25 रहेगा, slab में 20 रहेगा, ठीक है। Responsibility तो सेम ही है, at the end of the day project manager is responsible for everything, ठीक है। हाँ, QA/QC engineer is responsible to conduct the relevant field and laboratory tests and maintaining all such details in relevant record as per the ISO requirement. He shall ensure that all tests in-house and third party are conducted as per inspection test plan. Okay. Next is EHS इंजीनियर, मतलब एनवायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी इंजीनियर रहेगा, जो आपका सेफ्टी इंजीनियर रहेगा। फिर ये सारा क्वालिटी सिस्टम का रिक्वायरमेंट रहेगा। रिलेटेड फॉर्म वर्क, सॉरी, रिलेटेड चेकलिस्ट आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है। हाँ, फिर मैं पढ़ूंगा नहीं, आप देख लो, अगर इसके बाद कोई डाउट है मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछे कि सर इसका मतलब क्या है। वैसे ही है, सारी चीज सिंपल है। इज अप्रूव्ड BBS अवेलेबल हो तो BBS अवेलेबल रहेगा, मतलब अवेलेबल मतलब एज अ साइट इंजीनियर आपको करना है। देखो, थोड़े टाइम ना, थोड़े लोग नसीबवान होते, जैसे आप बड़े बड़े कंपनीज में वर्क करते, जैसे मेरा एक कजिन है वो वर्क करता है टोटल एनवायरनमेंट में। तो टोटल एनवायरनमेंट लोग क्या करते हैं, इनको BBS करने की जरूरत नहीं है, वो पूरे स्ट्रक्चरल फॉर्म में सब कुछ बन के आ जाता है कि आपको इस बीम में ना इतने सरिया प्रोवाइड करने, इस शेप का, ओके, ये जो लेंथ है इस बीम का, ये आपका लेंथ रहेगा, इतना नंबर ऑफ बार है, सब कुछ लिख के आ जाता है, बस आपको लिख के बस बारबेंडर को देना है, बारबेंडर अपने आप करेगा। तो आपको BBS सब करने की जरूरत नहीं, आपको बस चेकिंग करना आना है, ठीक है। तो थोड़े नसीबवान लोग होते हैं जिनको ये सब बन के आ जाते हैं और इसका बस एग्जीक्यूशन करना होता है। इट्स ऑलवेज बेटर कि आप इन चीजों को सीख जाओ। अगर सीख जाओगे आप किसी 4 लोगों को गाइड कर सकते हो। अगर आप स्टार्टिंग ऐसे कंपनी में घुस जाओगे जहाँ पे सब कुछ आपको रेडीमेड फूड मिलेगा, ऐसा एक दिन आएगा आपके लाइफ में जहाँ पे आप फंस जाओगे। तो जितना हो सकता है आप सीखने के लिए कोशिश करो, क्योंकि BBS अगर आप सीख लोगे आप आराम से साइट पे रूल कर सकते हो, ठीक है। अगर इस तरह से पूरा मतलब उनको एक फॉर्मेट में सब कुछ बन के आ जाता है कि ये आपका कटिंग लेंथ इतना रहेगा, इधर का इतना रखो, 25 नंबर ऑफ बार कट करो, सब कुछ लिख के आ जाता है। इनको कुछ नहीं करना होता है, बस जाके चेकिंग करना होता है, ठीक है। तो ऑलवेज इट्स बेटर यू लर्न, मैंने ऑलरेडी वो कवर किया है, वो सारी चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। वेदर स्पेसिंग ऑफ स्टिरअप एंड नंबर ऑफ स्टिरअप इज चेक, वो तो हर बार हम चेक करते हैं। हमें कैसे नंबर ऑफ बार्स फाइंड करना वो भी हमें पता है, ड्राइंग पढ़ना पता है। डायमेंशंस ऑफ reinforcement केज ऑफ वॉल एंड कॉलम चेक, इट्स डन। वेदर स्पेसर बार आर रिक्वायर्ड, स्पेसर बार पता है ना, स्पेसर बार क्या है कि जब हम लेयर्स में बार को अरेंज करेंगे, दिस इज माय फर्स्ट लेयर, ओके, मेरा फर्स्ट लेयर है, कैसे करेंगे, हाँ, ये मेरा फर्स्ट लेयर है और इसके ऊपर हम इस तरह से स्पेसर बार को रखेंगे, राइट, स्पेसर बार को रखेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट लेयर का बार को रखेंगे।
तो ये मेरा 4 बार हो गए, ये मेरा सेकेंड लेयर के बार है। तो आपको ये जो बार दिख रहा है, ये जो बार दिख रहा है ना, ऐसा कैसे दिखेगा, ये आपका स्पेसर बार है, ठीक है। स्पेसर बार मिनिमम 25 mm का रखना है, पर उसके लिए क्लॉज है, वो भी मैंने आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किया। अदरवाइज मेरा इंटरव्यू प्रिपरेशन का कोर्स है, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। वेदर कवर इज मेंटेन, हाँ वो मेंटेन करते हैं हर बार। वेदर स्पेसिंग बिटवीन द मेन बार एंड एंकरेज लेन चेक, वो भी हम चेक करेंगे। सब कुछ हमने किया। स्लैब के लिए आर द स्पेसिंग ऑफ रिबार चेक, हाँ वो भी हम करेंगे। आर बेंट अप बार पोजिशन हैज पर द स्ट्रक्चरल ड्राइंग, वो तो स्टार्टिंग में ही करेंगे, L/4 का मार्किंग करके हम आगे चलेंगे। आर द रिबार अलाइनमेंट इन स्ट्रेट ऑन बोथ द वेज, हाँ वो हम लाइन दोरी लगा के हम वो करेंगे, वो भी हमने स्लैब के कट रिइंफोर्समेंट के टाइम पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आर द हिडन बीम एंड एंकरेज फॉर द फ्यूचर सपोर्ट चेक, वो भी हमने किया। आर चेयर सफिशिएंट टू होल्ड द टॉप मेश, क्वेश्चन क्या है इसका, आर चेयर सफिशिएंट पूछ रहा है, इसका मतलब आपको ये आंसर देना है। आर चेयर सफिशिएंट का मतलब क्या है, आर चेयर सफिशिएंट टू होल्ड द टॉप मेश का मतलब क्या है। आप कैसे बताओगे वो सफिशिएंट है, हमें एक थंब रूल हमें एक रूल पता है कि हर एक स्क्वायर मीटर में एक एक चेयर लगाना है। अगर 50 स्क्वायर मीटर का मेरा स्लैब है, तो 50 चेयर हमें लगाना है। तो आप बस देख लेना कितने एरिया का आप कितने स्क्वायर मीटर का आप स्लैब बना रहे हो। 100 स्क्वायर मीटर का स्लैब बना रहे हो, तो 100 चेयर्स होना चाहिए। आप एक बार चेक कर लो, नहीं तो बार बेंडर से पूछो कि आपने कितने चेयर लगा दिया, उसके पास तो हिसाब रहेगा कितना कटिंग लेंथ किया हर एक बार का, उसके हिसाब से हम उसको वेरीफाई करेंगे। इसलिए आर देयर सफिशियंट, 100 सफिशियंट, 100 इज मिनिमम। आपको 105 लगाने हैं तो आप लगाओ, कोई प्रॉब्लम, 100 तो रहना ही है। whether cover is maintained and checked, हाँ वो तो करेंगे। आर द RL of top of mesh checked and verified with respect to the top cover and finish level, वो तो हम ऑटो लेवल से हम मार्किंग देंगे स्लैब होने से पहले, बिफोर द स्लैब कास्टिंग एवरीथिंग इज डन। MEP का चेक करेंगे, सेफ्टी का चेक सेफ्टी वाला देखेगा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, मतलब हमें देखना है, पर उसको ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन देना है। अगर आपके एरिया में कोई बिना सेफ्टी का काम करे, ऑफ कोर्स यू हैव टू टेल दैट, अदरवाइज लेट हिम टेक केयर ऑफ दैट, ठीक है। या, सो आई होप यू हैव एंजॉयड माय लेक्चर अप टू हियर। We'll see you back in the next lecture. Thank you.